यकीनन दीवाना हो गया। अब दीवाना होगा, क्या कर सकते हैं। अब तुमने इतने काम गिनाए, एक दवा खाने का भी सुना है। देखो वहां कहीं डॉक्टर मिलता क्या। मगर आज हकीकत है कि रशीद भाई बड़ी प्यारी तकरीर करे और आप जाने की वजह भी, मौकलाट भी ये है कि मैं पूरी तकरीर रशीद साहब की सुना। मैं पिछले 24 साल से सियासत में हूं। मैं हर लीडर की तकरीर सुनता हूं, मगर खुशी इस बात की होगी कि रशीद साहब के जो तकरीर कर रहे थे तो हर बात सिंगल कर रहे थे। कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता है, जो अपने आप को यहाँ के तो 30 मार खां जो कहते हैं, उनके तकरीर में एक ही बात ज्यादा सुना था। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आज फिर इंशाअल्लाह, फिर आज फिर अल्लाह के फजल से। मगर रशीद भाई तोप की तरह ऐसी फायरिंग कर रहे, मुझे खुशी इस बात की है कि सैयद मोइन फिरोज लाला अमजद बेग के साथ एक ऐसे साथी हमको मिल गए, जब स्टेज पे खड़े हो गए तो एक कांग्रेस वालों पे भारी पड़ सकते। ये एरिया उमर कॉलोनी में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमको 2 टाइम अलग अलग नल से पानी आता था, लेकिन हमने जिसको चुन के दिया, ये एरिया के लोग जानते हैं कि उन्होंने उसका एक कनेक्शन कट कर दिया। हमने उनको चुन के दिया था कि आने वाले वक्तों में वो हमको राहत देंगे, लेकिन वो हमारे लिए अजाब साबित हुए। मैं माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं तुराम नगर में एक कनेक्शन था जो सीधा पाकिजा नगर, पाकिजा फंक्शन हॉल को जा रहा था, उससे हमने तुराम नगर के 4 गलियों को कनेक्शन दिया था। आप जाके पूछिए उन लोगों से, अगर मैं स्टेज पर एक भी बात गलत करता हूं तो आप मेरी कालर पकड़ सकते हैं। मैंने जब तुराम नगर में 4 गलियों को कनेक्शन दिया था, उससे फर्स्ट क्लास और शुद्ध पानी आता था। इन्होंने जब वैसे जैसे ही 2017 में हमने गलती की, उनको वोट दिया, उनको चुना के लाया, जब वो गलती में मैं भी शामिल हूँ, मुझे माफ कीजिए। जब उनको चुना के लाया गया, उन्होंने क्या किया, वो कनेक्शन को कट कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिजा नगर में पानी ले जाना है। मैंने कहा सत्तार सेठ, पाकिजा नगर में पानी इंशाल्लाह जाएगा। आपको पाकिजा नगर की फिक्र है या पाकिजा फंक्शन हॉल की फिक्र है? मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उन्होंने जहाँ भी किया, मैं एक एक चीज एक एक वक्त के हिसाब से बताता जाता हूँ, हर एरिया के हिसाब से, क्योंकि मैंने एरिया में जितना काम मैंने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। वो भी काम इस तरीके से किया है कि 20 साल से 25 साल का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर आज भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे मैंने हल किया वो प्रॉब्लम में तब्दील हुआ है। मैंने यहाँ पर रोड बनाई, मैंने यहाँ पे नाली बनाई, यहाँ पे मैंने ड्रेनेज बनाया। जब मैं तुराम नगर में पहली बार काम करता था, यहाँ पर पूरे हमाल तबका यहाँ पर रहता था। हुसैन भाई किराना दुकान वाले रहते थे, यासीन भाई बकरियां वाले रहते थे। उनसे पूछिए, जब मैंने काम किया दोनों आके मुझे कहा, रशीद भाई ये रोड आप बना रहे हैं, ये तो हमारे टीन कभी सीट के ऊपर हुआ करते थे, आज तुमने रोड बनाने से तो ये तो हमारे कमर पर हमारे टीन लग रहे हैं। मैं कहा तुमको ये मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर तुम ये मुसीबत बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मेन रोड से ऊंची रोड, ये रोड नहीं होगी और इसका पानी उधर नहीं निकलेगा और यहाँ पर पानी खड्डे में रोड बनाई जाएगी, ऐसा हो जाएगा। वो लोगों ने कहा ठीक है, हम बर्दाश्त करेंगे, आप काम कीजिए और काम सही कीजिए। एक वक्त ऐसा था, यहाँ पर लोग जब साइकिल पे आते थे, बारिश होती तो वो साइकिल उनके सर पर उठाकर रोड पे जाया करते थे। लेकिन जब मैंने 20-25 साल पहले 5 साल के अरसे में जो विकास इस एरिया में किया, आप लोग मेरे गवाह हैं। अगर ये बात गलत है तो आप स्टेज पे आइए और बोलिए कि ये काम के टाइम में नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर रोड, नाली, लाइट, जब मैं यहाँ पर पानी की टाकी ने हैदराबाद में नहीं बनी थी, यही वो शास्त्री
करके बताया। जब मैं अपने घर से निकलता, रेलवे स्टेशन को जाता तो रास्ते में 10 जगह नल की लाइन, हमने प्लास्टिक की लाइन डाली थी। जब उतना बजट नहीं था तो 10 जगह लाइन फूटती थी। मैं रोज किले में जाकर वहाँ के लोगों को लाकर वो कनेक्शन, वो जो फूटी हुई लाइन थी उसको दुरुस्त कराता था। वो काम मैंने किया। जब रात में 2 बजे उससे पानी छूटा जाता था तो रात में 2 बजे लोग अपनी चप्पलें निकालकर पानी भरने के लिए आते थे ताकि पड़ोसी जग ना जाए मुझे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने यही टाइम में, जब यहाँ टाकी नहीं थी, लेकिन मैंने दिन में 2 टाइम पानी उस टाकी से इस एरिया को दिया। आप पूछिए, काम करने की सलाहियत मुझ में है। लेकिन इस बारी में, इस जो 5 साल का अरसा मेरा गुजरा, मुझे अफसोस है इस बात का, मैं ऐसे बेवकूफ लोगों के साथ चुन के आया जिन्होंने मुझे मेरी सलाहियत भी इस्तेमाल करने नहीं दी। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरी बात में बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मुझे भी जवाब देना है। अगर मैं एक भी बात गलत करता हूँ तो मुझे मालूम है, मुझे इस बात का इल्म है कि मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब मैंने काम किया, मैंने बहुत समझाया उनको कि एरिया का विकास होने दिया जाए, लेकिन ये लोग, मैं और मेरा बेटा, मैंने कभी बाप नहीं कहा, मैंने कहा बाप और बेटा। ये बाप और बेटे से खुदा के वास्ते क्या दिलाई है ये एरिया को। अगर ये बाप बेटे का, अगर ये दौर, बाप का 40 साल गुजर चुके हैं, इसका बाप का गड़ा भर चुका है और 40 साल के बाद इसको दवाल इंशाल्लाह आया है और आ जाएगा। मैंने हमेशा इसको कहा है कि देख भाई, कहीं तो भी इंसानियत बढ़ती जाए, कहीं ऐसा ना हो। अभी एक तुम देख रहे होंगे फेसबुक पर, एक अलाउद्दीन के नाम से एक कार्टून आ रहा है जिसके ऊपर लिखा है कि मैं कब्रिस्तान खा जाऊंगा, मैं ईदगाह खा जाऊंगा, मैं पलाट खा जाऊंगा। अरे लेकिन अभी तू फिक्र मत कर, अल्लाह ताला ने चाहा तो तुझे कब्रिस्तान का दौर इंशाल्लाह इसी साल में नसीब है। और तू ना कब्रिस्तान खा सकेगा, ना तू ईदगाह खा सकेगा, ना किसी का पलाट खा सकेगा। जब मैं एक पलाट का किस्सा सुनाते चलूं तुमको कि जब मेरा पलाट, मैंने जाकर कहा, देखिए सेठ, एक हमारे ताया थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आपको वली समझ के आपके नाम पर रजिस्ट्री करके दे दिए। आप कुछ तो इंसानियत बढ़ती है। वहाँ पर मेरी बेवा बहन रहती है, वहाँ पर यतीम बच्चे रहते हैं। मेरा जीते रात में 2 बजे उठकर चाय बनाता है, पुलिस वाले डंडे मारते, बहुत गरीब लोग हैं, आप उन पे एहसान कीजिए। उसने क्या किया, इन पुलिस वालों का सहारा लेकर, लोग पुलिस वालों को अच्छा कहते, मैं नहीं कहूंगा, ये पुलिस वाले कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, कभी हो नहीं सकते। चाहे रात के 10 बजे, चाहे, मेरा कोई 2 नंबर का कारोबार नहीं, मेरा कोई गुटके का कारोबार नहीं, मुझे कोई गलत काम करना नहीं। मैं एक बार जब बीओएसपी के पास गया, बीओएसपी ने कहा आप नगर सेवक है? मैंने कहा 20 साल का नगर सेवक हूँ। मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। बोला मुझे आपकी जरूरत ही पड़ी नहीं, मुझे आपकी सूरत भी देखने की जरूरत पड़ी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है बोलिए। तो मैं कुछ काम के लिए गया था, लेकिन ये लोगों ने पुलिस का सहारा लेकर वहां पर गुंडों को लाकर वो जो है तो मेरा पालाट को खाली किया गया। लेकिन ये छोड़िए, मेरा व्यक्ति मसला है, इंशाअल्लाह मैं तो उसको पूर के बचूंगा। वक्त का इंतजार करना मेरी ये खासियत है। मैं अपनी बात इस शेर से करने जा रहा हूं, हमारा म्यार है शाहों से बगावत करना, हमारा म्यार है शाहों से बगावत करना, हम उलझते हैं फकत शहर के सरदारों से। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब से नांदेड़ की सरजमीन पर दाखिल हुई है, नांदेड़ के गयूर मुसलमानों ने हमारे आला कायदीन की आवाज पर लब्बैक कहा। उस वक्त से लेकर आज तक आपने देखा होगा कि नांदेड़ की सरजमीन को बाबुल दाखिला कहा जाता है, और ये पतंग तेलंगाना रियासत से निकलकर एक इत्तेहाद का सबूत देते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक अलग पहचान और शनाख्त बना चुकी है। ये पहचान किसी सियासी हरबे की तहत नहीं, बल्कि हम अवाम के दरमियान में जाकर अवाम के मसाइल की नुमाइंदगी करने, खिदमत खल्क के जज्बे के तहत हमारे आला कायदीन ने अवाम के और मेरी माओ बहनों के दिलों में जगह बनाई है। आज तक जितनी सियासी और समाजी जमातें हमारे दरमियान में और नकाब सेकुलर जमातों का ओढ़ कर आती है, और हमारे गायबाने में जितनी साजिशें
हमारे नौनिहाल और नौजवान और बुजुर्गों और माए बहनों के ताल्लुक से करती हैं, उसके पसे पर्दा साजिश का अहम किरदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। हमने हमारे आला कायदीन आली जनाब सैयद मोइन साहब ने बारहा कहा था और ये कहा था कि कांग्रेस की जो पैंट है उसको उतार कर देखो, उसके अंदर आरएसएस की चड्डी छुपी हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नादेर की अवाम ने खुली आंखों से देख लिया है कि एक तरफ वो जमात है जो अवाम की खिदमत कल्ब की बुनियाद पर आपके दरमियान में है, और वो जमात जो सेकुलर लुबादा पहनी हुई थी, सेकुलर चेहरा उड़ी हुई थी, आज वो बीजेपी की हमनवा है। ये कांग्रेस के सर खरीद गुलाम बरसा बरस से जिसकी जूतियां सीधी कर रहे थे और वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा था कि उनकी खून में जो रगों में जो खून दौड़ रहा है, अगर उसका डीएनए कराया जाए, टेस्ट कराया जाए, तो आज भी उसी फिरका परस्त जमात का जो बानी है, जो जाकर वहां बैठ चुका है, तो उसका कुछ ना कुछ एक हिस्सा आपको नजर आएगा। जूतियां सीधी करना हमने नहीं सीखा, हमने हर वक्त नुमाइंदगी की और कहा कि हम मजलिस के वो जाले हैं, गोली सीने पे तो खा सकते हैं, पीठ दिखाकर हमारे जाने का हमारे असलाफ ने सिखाया है, और हम पर इल्जाम कर रहे हैं। अरे कौन सा ऐसा मामला है जहां पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आला कायदीन ने नुमाइंदगी नहीं की? एक तरफ आहरत रसूल के वाक़यात, मदारिस इस्लामिया पर हमले, मॉब लिंचिंग के मामला, औरतों के बहाने शरीयत में मदाखलत के मामला। आज जब भी सोशल मीडिया उठाकर देखते हैं तो हमारा दिल और रूह कांप उठती है। हर माँ और बाप के जहन में ये ख्याल आता है कि जब मेरा बेटा सुबह घर से निकलता है तो शाम में सही सलामत घर को आएगा या नहीं आएगा। कोई सफर भेज जाता है तो मेरी बूढ़ी माए उसे बुलाए लेके दुआएं दे रही है कि बेटा चैन से जाना, किसी से उलझना नहीं, क्योंकि सफर में भेड़िए, इंसान नुमा भेड़िए सफर कर रहे हैं। जिस तरह का जहर आज फिरका परस्त जमात ने हमारे दरमियान में घोल दिया है कि वो किसी न किसी बहाने से थोड़ी दाढ़ी टोपी वाले या मुस्लिम नुमा लिबास पहने हुए शख्स को टारगेट कर रहे हैं। आज हमारी शनाख्त के ऊपर हमले हो रहे हैं, आज हमारी शहरियत पर हमले हो रहे हैं। बताओ तो सही है मुसलमानों, जिन इलाकों के लोगों ने आपको ये कहा कि हम तुम्हारे लीडर हैं, उन्होंने आने वाले वक्तों के मुकाबला करने के लिए कौन सी तैयारी की है? ये इलेक्शन हादसे का शिकार होने से बच गया तो फौरन मैंने कहा रुक, मुझसे बात कर या मुझे मार। तुझे ये इख्तियार किसने दिया? 10 बजे से पहले क्या लोग सड़कों पे घूम नहीं सकते? तुझे ये इख्तियार किसने दिया? क्या एसपी साहब से मैं बात करूं या कलेक्टर साहब से बात करूं? अरे 1 से 4 144 लगी हुई है तो 1 से 4 ये लोग कहां से आ रहे हैं, कब तक वो तो देख, क्योंकि उस कैडर के अंदर आरएसएस की ज़हनियत के छुपे हुए पुलिस वाले मौजूद थे। फौरन उस वक्त के डीएसपी साहब से मैंने कहा कि भाई आपने यहाँ पे जो गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पे चौरस्ते पे जो मामला हुआ है, उसके लिए बेहतर काम किया है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरे पास उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन साहब, मेरे इलाके की आवाम गरीब है, मोहताज है, वो मेरे घर तक आई है और उसने कहा कि बेटा हमारे घर में बच्चे डर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगरचे आपकी ये दहशत खत्म नहीं होगी तो कल इंशाल्लाह मेरे इलाके की पूरी आवाम आपके एसपी ऑफिस में रहेगी। तो फौरन 10 से 15 मिनट के अंदर उनका फोन आया, वहां का जो वालियों का चौकीदार जिम्मेदार था उसने आकर मुझसे बात किया। 15 मिनट से पहले पूरे गाड़ियां वहां से वापस चले गई। हम ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, इनके पास जो इख्तियारात थे, जो ओहला था, उसका इस्तेमाल करते तो उनकी क्या मजाल, क्योंकि अवाम की जो ताकत होती है उसका इस्तेमाल करके प्रशासन को झुकाया जा सकता है। 15 मिनट से पहले पूरी पुलिस फोर्स वहां से वापस चलेगी। हर एक मुसलमान जान चुका है
अजीज साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार नांदेड़ में जो अपने नुमाइंदे दिए हैं, बहुत सारे अज़ाइम के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने नुमाइंदों को आप लोगों के दरमियान में उतारा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि नए शहर की तरह हमारे इस पुराने शहर में भी तरक्याती काम हो, स्कूलों की तामीर हो, नालियां, ड्रेनेज, रोड, नल, नाली, इन तमाम का बेहतरीन इंतजाम हो, प्लेग्राउंड्स हो, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स हो, तमाम सहूलियत से आरास्ता हमारी बस्तियां हो। जिस तरह दूसरे शहर तरक्की की तरफ गामजन है, उसी तर्ज पर हमारी बस्तियां भी तरक्की करें। पिछले कई सालों से हमने कभी बीजेपी को रोकने के लिए, कभी शिवसेना को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट दिया, और हमारे वोट लेने के बाद हमारे ही दरमियान के मुनाफिक सिफत इंसान जो जीत कर जाते हैं, वो इलेक्शन में 5 साल के बाद जब जो मुतहरिक रहते हैं, महीना 1.5 महीना, तमाम लोग जानते हैं, इसमें बुजुर्ग भी है, इलेक्शन के 1.5 महीना मुतहरिक रहते हैं। उसके बाद 5 साल इनकी सूरतें हमको देखने को नहीं मिलती। अब तक ये होता था कि सांप के भरोसे पर वो आराम करते थे। शर्म की बात यह है कि 30 साल कॉर्पोरेटर रहने के बाद जब अवाम के दरमियान में आते हैं और अवाम मुखालिफत करती है कि आप 30 साल से हमारे कॉर्पोरेटर हैं, लेकिन आपने कोई भी हमारा काम नहीं किया, तो उस वक्त इनका आखा जो आज बीजेपी में है, अशोक राव को सामने आकर मुसलमानों के सामने ये कहना पड़ता था कि रे भाई इनको छोड़ो, ये नाकारा है, अब मुझे देख के वोट करो। ये उनके मुंह पे करारत तमाचा था कि 30 साल मुसलमानों ने तुमको मौका दिया, उसके बाद किसी को ये कहना पड़ रहा है कि इनको छोड़ो, मुझे देख के वोट दो। अजीज साथियों, अब हम ये चाह रहे